अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और पर्दानशीन, इज़्ज़त माब, मेरी बहनों और माँ, एक अहम टॉपिक को लेकर मैं आपके करीब आज आया हूँ, आपके नज़दीक आज आया हूँ। वो है SIR 2026, जो कि है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि SIR है क्या, और ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से ये तो कोई स्कीम है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई तरह की पाबंदी है, या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई कोमिंग प्रोसेस है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिटीजनशिप का रजिस्ट्रेशन या सिटीजनशिप का रजिस्टर बनाने का प्रोसेस है, या ये एक वोटर आईडी, या फिर आपकी जो इलेक्टोरल रोल में जो आपका नाम है, आपकी जो वोटर आईडी है, उसको रिवाइज करने का प्रोसेस है। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या, और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि ये अभी क्यों हो रहा है। सब लोगों को लग रहा है कि क्योंकि मुल्क की मुख्तलिफ हालात के वजह से, और जो सियासी जो हमारी पॉलिटिकल कंडीशन है कंट्री की, उसके वजह से लोग बहुत फिक्रमंद है SIR को लेके। तो लोगों को मालूम नहीं कि ये है क्या। लोगों को लग रहा है कि क्योंकि हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, इसके लिए कुछ SIR नाम की प्रोसेस ने गवर्नमेंट ने एक स्कीम लागू की है। तो सबसे पहले तो SIR का मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट और हिस्ट्री यहाँ पे बताऊंगा। SIR जो है वो मुल्क में 8 बार हो चुका है। 1951 से 2003 तक या 2004 तक 8 बार हो चुका है। कितनी बार? 8 बार। रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज या रिगार्डलेस ऑफ द करेंट गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, SIR पहले भी हो चुका है। क्योंकि ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो डुप्लीकेट वोटर्स है, डिलीटेड वोटर्स है, जिनका इंतकाल हो गया, जो माइग्रेट करके अपने होम स्टेट से महाराष्ट्र में आए हुए या दिल्ली गए हुए काम के लिए, तो ये एक रिविजन प्रोसेस है कि जिसके अंदर जो माइग्रेट कर दिया है, जो एब्सेंट है, जो शिफ्ट कर चुका है, जिनके पास डुप्लीकेट वोटर आईडीज है। अभी हमने से इधर कितने जिनके पास डुप्लीकेट वोटर आईडीज होती होगी, कुछ गलती से बन जाती है, कुछ कोई इलेक्शन के टाइम पे कोई नेता लोग आके बनवा देते हैं। तो ये एक आम प्रोसेस है, और ये बहुत पहले से चलते आ रहा है कि लोगों के पास 2-3 वोटर आईडी होती है गलती से, अलग अलग जब भी आपने एड्रेस चेंज किए या किधर से किधर शिफ्ट हुए, तो आपकी दूसरी एक वोटर आईडी वहां आप बना लेते हैं, और जहां आपका पुराना एड्रेस था वहां पे एक वोटर आईडी रहती है। तो डुप्लीकेट वोटर आईडीज है। तो ये SIR इसके लिए होता है, इसका फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। इंटेंसिव बोले तो अच्छे से और लोग रिवाइज करेंगे ये लिस्ट को। तो ये लिस्ट को लोग रिवाइज करेंगे, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है, ये लिस्ट को रिवाइज करके एक नई ड्राफ्ट, इलेक्टोरल रोल का एक नया ड्राफ्ट इशू करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वोटर आईडी और इलेक्टोरल लिस्ट या इलेक्टोरल रोल और वोटर आईडी में क्या फर्क है। वोटर आईडी अलग चीज है और इलेक्टोरल रोल अलग चीज है। आपके पास 1995 का वोटर आईडी होगा, आपके पास 1980 का वोटर आईडी होगा, उसका मतलब नहीं है कि आपके पास आपका नाम 2003 के इलेक्टोरल रोल में, जो 2003 में जो आखिरी SIR हुआ था, उसमें होगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ये सब चीजें आपको डिफरेंस वगैरह मैं आपको आगे एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो सबसे पहले तो इसकी क्यों, मतलब SIR क्यों हो रहा है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, ये होता है क्योंकि आपको गवर्नमेंट फिल्टर करती है इलेक्टोरल लिस्ट को, जो कि हमारा इलेक्टोरल रोल है। इलेक्टोरल लिस्ट, इलेक्टोरल रोल और वोटर रोल्स, ये सब एक ही चीज है। एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट वोटर्स को निकालने के लिए करती है गवर्नमेंट ये। और एब्सेंट का मतलब ये हुआ कि जब SIR का प्रोसेस हो रहा है, एनुमरेशन फेज का जब SIR का प्रोसेस हो रहा है, तो कुछ हजरत वो रहते हैं जो एब्सेंट रहते हैं, जो वहां पे मौजूद नहीं रहते, तो वो एब्सेंट हो गया, तो गवर्नमेंट इनको भी ये SIR के प्रोसेस से बाहर कर देती है, और उसके बाद जो नई वोटर लिस्ट आएगी उसमें इनका नाम नहीं रहेगा। उसके बाद इसकी हिस्ट्री क्या है कि ये एक रूटीन प्रोसेस है, ये एक डिपार्टमेंटल प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। ये कोई स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है किसी को स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए। इन प्रिंसिपल तो ये किसी को टारगेट करने के लिए नहीं बना गया।
वो अलग बात है कि ये एज अ टूल यूज किया जा रहा है, लेकिन इन प्रिंसिपल मतलब जैसा आर्टिकल 342 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन जैसा कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका प्रोविजन पहले से देकर रखा है कि द इलेक्शन अथॉरिटी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके पास इस चीज का राइट है कि वो जो इलेक्टोरल लिस्ट है उसको वो रिवाइज करते रहे। तो इन प्रिंसिपल ये किसी को एक्सक्लूड करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि सबको इंक्लूड करने के लिए, इलेक्टोरल लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूजन हो उसके लिए बनाया गया। आखिरी एसआईआर जो हुआ था वो 21 साल पहले हुआ था, 2002 से लेकर 2004 के पीरियड में 21 साल पहले आखिरी एसआईआर हुआ था। और ये जो पिछला एसआईआर हुआ था वो 6 महीने तक लंबा चला था, बहुत आराम से उसको गवर्नमेंट ने कैरी आउट करी थी। अभी सवाल है 2026 का जो एसआईआर है वो पुराने एसआईआर जो 2003 में 2004 में 2 में हुए थे उससे अलहदा क्यों है, उससे डिफरेंट क्यों है? जब तो इतना खौफ का माहौल नहीं था, आज क्यों इतना खौफ का माहौल है? आज क्यों तरह तरह के सवाल आ रहे हैं? आज क्यों इसको लेके सिटीजनशिप से जोड़ा जा रहा है? तो पिछला जो एसआईआर हुआ था वो बहुत आराम से किया गया था, 6 महीने के प्रोसेस में किया गया था। ये डन खाली पर स्टेट 3 महीने में वो लोग निपटा दे रहे। वोटर आईडी वॉज एक्सेप्टेड एज लिस्ट ऑफ इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स। लिस्ट ऑफ इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स क्या है इसको याद रखना, इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इलेक्टोरल लिस्ट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ वोटर आईडी। वोटर आईडी इज नॉट इक्वल टू इलेक्टोरल लिस्ट। वोटर आईडी जो है और इलेक्टोरल लिस्ट है दोनों सेम नहीं, दोनों अलग है, डिफरेंट। वोटर आईडी जब बनती है, वोटर आईडी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में आपकी वोटर आईडी बनती है, बन के रेडी होती है, आपके हाथ में आती है नहीं आती है अलग सवाल है। लेकिन उसके बाद इलेक्शन के पहले गवर्नमेंट एक इलेक्टोरल लिस्ट निकालती है। अभी वोटर आईडी अलग चीज है, इलेक्टोरल लिस्ट अलग चीज है। गवर्नमेंट जो इलेक्शन के पहले लिस्ट निकालती है वो लिस्ट के अंदर नाम लिए जाते हैं वोटर आईडी के एनरोलमेंट से। तो अगर इलेक्टोरल लिस्ट में जो नाम है वो जरूरी है कि उनकी वोटर आईडी है। जिनके पास वोटर आईडी है ये जरूरी नहीं है कि उनके पास इलेक्टोरल लिस्ट में नाम रहेगा कि नहीं रहेगा। कोई डिस्क्रिपेंसी की वजह से, कोई चीज की वजह से हो सकता है उनका इलेक्टोरल लिस्ट में नाम नहीं आता है, बहुत बार ये कट जाता है। उसका मतलब नहीं कि उनके पास वोटर आईडी है, बोथ आर डिफरेंट। लेकिन इलेक्टोरल लिस्ट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ वोटर आईडी। अगर आपकी वोटर आईडी रहेगी तो आपका इलेक्टोरल लिस्ट में नाम आएगा, आपका इलेक्शन के पहले जो रोल निकलती है उसमें नाम आएगा। 2026 का एसआईआर इसके लिए भी डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्शन अथॉरिटीज ये बोल रहे हैं कि आपको सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। अगर आपका नाम प्रीवियस एसआईआर में नहीं आता है तो आपको सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपनी दिखाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने एक इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट निकाला है जिसके अंदर पहले 11 थे, फिर कोर्ट के इंटरवेंशन से 12 हुए, अभी 13 डॉक्यूमेंट है शायद। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपको दिखाना है। अपने नाम को जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट निकलेगी, नई वोटर लिस्ट आफ्टर द एसआईआर प्रोसेस, उसमें अपने आप को एनरोल कराने के लिए। जो पहले एसआईआर हुआ है उसके अंदर सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आता है तो आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स दिखा के या आपकी वोटर आईडी दिखा के आपको अपने आप को एनरोल करा देना है इन द इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्टोरल लिस्ट में। इसके बाद प्रोसेस का स्लाइड है, राइट। तो इसका हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे। पहले मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि इसका प्रोसेस कैसा होता है, ताकि लोग को समझ में आ जाए कि भाई एसआईआर में होता क्या है और जो अथॉरिटीज है वो क्या करती है। ऐसा नहीं है कि चुन चुन के लोगों को घर से उठा के लेके चले जाएंगे, या ऐसा नहीं होगा कि आपका नाम नहीं आया तो आपको कुछ आपके साथ हो जाएगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया था, ये इन प्रिंसिपल जो है ये आपके खिलाफ नहीं है। ये खाली जो लोग शिफ्ट कर गए, कुछ किसी के डुप्लीकेट वोटर्स है, बहुत लोग जिनका इंतकाल हो गया फिर भी उनका वोटर लिस्ट में, इलेक्टोरल लिस्ट में नाम होता है, ये उसको डिलीट करने का प्रोसेस है। तो इन प्रिंसिपल ये आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन एज अ टूल जब ये यूज किया जाता है तो आपको वो मशीनरी, आपको भी वो टूल्स अडॉप्ट करना पड़ेगा जिससे आप इससे बच के रहे। आपको जो आपके खिलाफ यूज किया जा रहा है आपको वही मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा इससे बचने के लिए। तो इसके लिए मैं पहले एक समरी दे देता हूँ, एक प्रोसेस की ये पूरी समरी दे देता हूँ कि ये कैसा होता है। ये 3 फेज में होता है। पहला इसमें होता है प्री एसआईआर फेज, अगर इसमें दिख रहा है, राइट। प्री एसआईआर फेज में
बीएलओ के एप्लीकेशन में सबसे पहले मैं बता देता हूँ बीएलओ क्या होता है। हर एरिया में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग बूथ्स होते हैं, बहुत सारे पोलिंग बूथ्स होते हैं। हर पोलिंग बूथ में तकरीबन 900 से 1000 लोग वोट डालते हैं और हर पोलिंग बूथ का एक बूथ लेवल ऑफिसर होता है, ठीक है। तो बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है वो आपके पोलिंग बूथ का ऑफिसर है और इनको अथॉरिटी दी जाती है कि आपके 2002 से नाम को मैप करो और इनके इन्यूमरेशन फॉर्म को कलेक्ट करो और बीएलओ जिनको रिपोर्ट करता है उसका नाम है ईआरओ, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उसको जाके ये फॉर्म सबमिट करो और ईआरओ जो है वो नया लिस्ट निकालेगा एसआईआर के बाद, नई वोटर लिस्ट निकालेगा। तो इसमें जो प्री एसआईआर फेज है, कमिंग बैक टू दिस, मैपिंग ऑन बीएलओज एप्लीकेशन। बीएलओ को एक एप्लीकेशन दिया गया है, बीएलओ के पास 1000 वोटर है, 1000 है, 900 है, किसी के पास 1200 है, 1000 वोटर्स है। इन 1000 वोटर्स को उनको टास्क दिया गया है, उनको उसकी ट्रेनिंग दी गई है कि आप इन 1000 वोटर्स की मैपिंग करो। किससे मैपिंग करना है? 2002 में और 2002 से लेकर 4 तक जो गवर्नमेंट ने एसआईआर कराया था उसके अंदर आपका जो नाम आता है, कोई भी स्टेट का हो, ऐसा नहीं है कि अगर आप महाराष्ट्र में अभी आपकी 2024 की 25 की वोटर आईडी महाराष्ट्र की, लेकिन आपका 2002 में नाम गांव में या किधर और है, तो आप उसका निकाल सकते हो। वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसा अपना नाम ढूंढना है आपको। आप अपना नाम लिस्ट से निकाल सकते हो और फिर उसके बाद आपके जो बूथ लेवल ऑफिसर है उसको आपको देने का है और वो मैपिंग कर देंगे आपकी। तो प्री एसआईआर फेज होता है जिसके अंदर मैपिंग होती है बीएलओ के एप्लीकेशन में। हमारी मैपिंग नहीं होती, अभी सिटीजन्स को मैपिंग करने का फेज नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये बीएलओ के एप्लीकेशन में मैपिंग होती है। सेकेंड फेज एसआईआर एन्यूमरेशन फॉर्म फेज, जिसको ईएफ बोलती है गवर्नमेंट। इसमें मैपिंग बाय सिटीजन थ्रू द एन्यूमरेशन फॉर्म। इसमें क्या होता है, एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन अपलोडेड रहता है, उसको हम लोग को डाउनलोड करना रहता है। वो प्री फिल्ड फॉर्म रहता है, मतलब उसके अंदर जो आपके डिटेल्स है वो पहले से डाले हुए रहते हैं। आपको क्या करना है, वो एन्यूमरेशन फॉर्म को निकालना है, उसमें आपकी नई फोटो चिपकाना है और आपके प्रीवियस एसआईआर के जो डिटेल्स है या आपके पेरेंट्स के डिटेल्स है उसको भर के आपको बीएलओ को दे देना है। बीएलओ क्या करेगा, ये ईएफ को सब जमा करेगा। उसको 1000 जन की जिम्मेदारी दी गई है। 1000 जन का उसने या 900 जन का उसने एन्यूमरेशन फॉर्म को जमा किया, उसने ईआरओ को दे दिया, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ईआरओ इसको फिर ड्राफ्ट फाइनल फेज, जब ईआरओ के पास ये फॉर्म्स आ जाते हैं तो वहां से फाइनल फेज चालू होता है। फाइनल फेज क्या है, ड्राफ्ट/रिवाइज्ड रूल्स रिलीज होते हैं, दिख रहा है इसमें, हाँ। ड्राफ्ट या रिवाइज्ड रूल्स गवर्नमेंट रिलीज करती है। जब ईआरओ के पास, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उसके पास सारे फॉर्म्स जमा हो जाते हैं, एन्यूमरेशन फॉर्म्स, तो ड्राफ्ट रूल रिलीज होता है। ड्राफ्ट मतलब बोले तो कि ये फर्स्ट ड्राफ्ट है, ये फाइनल नहीं है, इसमें फिर भी करेक्शन हो सकते हैं, इसमें डिलीशन हो सकते हैं, इसमें एडिशन हो सकते हैं। तो ड्राफ्ट रूल निकलती है और फिर उसके बाद मैप्ड इलेक्टर्स विल बी एनरोल्ड इन द ड्राफ्ट रूल। ड्राफ्ट रूल में जिनकी मैपिंग हो चुकी है वो ड्राफ्ट रूल में रहेंगे, नो डाउट। जो अनमैप्ड है, जिनके 2002 में कोई रीजन से नाम नहीं है, 2003 में कोई रीजन से नाम नहीं है, 2004 में कोई रीजन से नाम नहीं है, उनका कोई रीजन हो सकता है, या उनके पेरेंट्स का नाम नहीं है, या तो वो ऑर्फेंस है, कुछ भी रीजन एक्सपायर्ड हो सकता है। तो 2002 में इनका नाम नहीं है तो इनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगा, जो ड्राफ्ट रोल है उसके अंदर नहीं आएगा। और उनको ईआरओ की तरफ से नोटिस आएगी कि आप अनमैप्ड, आपका वोटर आईडी लिंक्ड नहीं है, आप अनमैप्ड हो, आप अनलिंक्ड। नोटिस बहुत बार आती है, नोटिस बहुत बार नहीं भी आती है, लेकिन आप यू हैव टू बी अवेयर। सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि ये पूरे प्रोसेस से डरना जरूरी नहीं है, डर के आपको इससे कुछ हासिल होने नहीं वाले। जरूरी ये है, मतलब समझना जरूरी है कि ये प्रोसेस कैसा है, कैसा कैरी आउट किया जा रहा है, और आपको वही मशीनरी से कैसा आपको फेस करना है, या वही मशीनरी को आपको कैसा रिप्लाई करना है। नोटिस आई तो आपको कैसा रिप्लाई करना है, अगर आपको एक अपील आती है तो आपको उसको कैसा फॉलोअप में देना है, आपको अपील को कैसा रिप्लाई करना है। डरने से इसमें कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ आपका नुकसान ही होगा अगर आप डरते बैठ जाएंगे कि अरे हमारे साथ ऐसा हो रहा है या किसी XYZ कम्युनिटी के साथ ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 50% कोई कम्युनिटी के वोट डिलीट होते हैं तो 50% दूसरी कम्युनिटी के भी डिलीट हो रहे हैं, और ये गवर्नमेंट का डेटा है।
बंगाल में कुछ जगहों पे 75% अगर डिलीशंस में से कुछ कम्युनिटी है तो 25% दूसरी कम्युनिटी भी है। अब ये 25% जोड़ के 15-20 लाख का दूसरे कम्युनिटीज का भी फिगर बन जाता है, जिनको सेम प्रोसेस के थ्रू गुजरना है जिससे आप गुजर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको कोई प्रेजुडाइज में आ जाना है कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं, डरना नहीं है, लेकिन अवेयर रहने की जरूरत है और अक्लमंदी से इसमें कैसा हम लोग रिप्लाई करें, कैसा हम लोग इसको फाइट करें, वो करना जरूरी। तो ड्राफ्ट रूल निकली, उसके बाद मैप्ड इलेक्टर्स एनरोल हो जाएंगे, अनमैप्ड इलेक्टर्स है उनका नाम डिलीट हो जाएगा, या कम से कम उनको फिलहाल तो इनको ये आएगी ERO की तरफ से नोटिस आएंगे। अब ये नोटिस का रिस्पॉन्ड लोग कैसा करना है, दे हैव टू सबमिट इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स टू द ERO एंड गिव वेयर अबाउट्स ऑफ 2002। वो पूछेगा आप 2002 में किधर थे, आप अपने इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट सबमिट करो। ऑन सेटिस्फैक्शन दे विल बी एनरोल्ड इन द सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट। अगर ERO को लगता है कि नहीं 2002 में इनका जेन्युइन रीजन है, ये छुट्टी पे गए थे या बाहर रहते थे या बाहर गए थे अभी आ गए, इनके सिटीजनशिप के XYZ डॉक्यूमेंट जमा हो चुके हैं, तो वो आपको सप्लीमेंट्री जो ड्राफ्ट लिस्ट निकलेगी या वही ड्राफ्ट रोल में आपका नाम इंक्लूड करेगा, नहीं तो फिर आपका नाम डिलीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये सारे डिलीशंस, एडिशंस और मॉडिफिकेशंस करने के बाद फाइनल इलेक्टरल रोल निकलेगी, और ये फाइनल इलेक्टरल रोल जो रहेगी ये बनेगी SIR 2026 की इलेक्टरल लिस्ट, फाइनल इलेक्टरल लिस्ट। और उसके बाद से जिनका नाम इसमें आया रहेगा वही वैलिड वोटर्स रहेंगे, और जिनका नाम नहीं आएगा वो डिलीटेड वोटर्स रहेंगे। और जिनका नाम अंडर एडजुडिकेशन रहेगा, मतलब कोई चीज की वजह से इशू है कि डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो इनको ट्रिब्यूनल में भेजा जाएगा। और इन ट्रिब्यूनल्स में ये जो ट्रिब्यूनल्स बनी गई है इसके अंदर ऑफकोर्स उनको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेश करने रहेंगे और सामने से उनको रिप्लाई आएगा। और ट्रिब्यूनल का प्रोसेस काफी स्लो है, काफी लंबा है, काफी लेंदी है, वो अलग चीज है, उसको हम लोग अलग डिस्कस कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट है कि की स्टेप्स ऑफ SIR। इसके अंदर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिया हुआ नोटिफिकेशन है, इसमें कैसा प्रोसेस होने वाला है सब लिखा हुआ है। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट रूल्स, इशुएंस ऑफ नोटिस एंड डिसीजन, रिसीविंग एंड डिसाइडिंग ऑन क्लेम्स। ERO जो है वो क्लेम को डिसाइड करेगा, और उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ फाइनल रूल्स। अभी देख सकते हैं ना लिस्ट ऑफ इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स। अभी जो इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स की हम बार बार बात कर रहे थे कि इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स क्या है, इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स को समझना ये जरूरी है कि इसके ऊपर ही पूरी बहस हुई है। SIR के खिलाफ किसी ने आज तक बहस नहीं किया कि SIR जो भी SIR के मुखालिफिन है, वो कोई भी SIR के खिलाफ आज तक किसी ने नहीं बोला कि हम SIR के खिलाफ। बात इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स पे आती है और बात नहीं अटकती है, और इसी के ऊपर केस जो चल रहा है और चल रहा था। इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स जो है वो अगर जो अनमैप्ड इलेक्टर्स है जिनका नाम नहीं आया है उनको इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स पेश करना होगा। इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, इधर पूरी लिस्ट दी गई है, मैं पूरा पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जो सिटीजनशिप का एक्ट है वो सिटीजनशिप बाय बर्थ, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, डिसेंट, लेकिन इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप है इंडिया की वो बाय बर्थ है। तो आप कहीं के भी हो, आप किधर के भी, लेकिन अगर आपका बर्थ इंडिया में हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपेटेंट अथॉरिटी, तो ये आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट हो गया। पासपोर्ट उसके अलावा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट है। तो इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है, आपको आपका जो ERO है जो ऑब्जेक्शन आपको उठाएगा उसमें आपके हिसाब से वो डॉक्यूमेंट मंगाएगा कि अगर आप जो कैटेगरी में आते हो, अगर आप SC ST में आते हो तो आपको कास्ट के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, अगर आप कोई ट्राइबल एरिया में हो तो आपको उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, अगर आप रूरल एरिया में हो तो आपको हो सकता है वो लैंड का एक्सट्रैक्ट मांगे, 7/12 मांगे, अगर आप अर्बन एरिया में हो तो फिर वो आपको कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स मांगे। और इसके साथ आधार को भी एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी माना जाएगा। ये गवर्नमेंट का, ये सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन को कि आधार कार्ड को भी एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नॉट एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप बट एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको इसको इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट में सबमिट करना है। इसका मतलब नहीं है कि इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट में सिर्फ आधार कार्ड देके काम हो जाएगा। इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स के जो लिस्ट दी गई है उसके अंदर एज पर योर केस, आपका केस कैसा है, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं आया तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स उनको लगे वो आपसे मंगाएंगे, और एक प्रोसेस होगा जिसमें आर्बिट्रेशन भी बोल सकते हैं उसको। आप जज को दिखाओगे और वो जज या जो भी ऑफिसर रहेगा वो आप अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो आपका काम आगे बढ़ा देगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ सिचुएशन विल डिफर स्टेट टू स्टेट।
देयर इज नो थंब रूल, कि कोई ऐसा एक रूल नहीं है कि ऐसा ही होएगा, ये दिखा दो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये प्रोसेस काफ़ी आर्बिट्रेरी है, मतलब ऑफिसर के हाथ में बोला जाए तो। इसके बाद व्हाट हैपेंड इन बंगाल, अगर ये बोलना ज़रूरी हो या ना हो, लेकिन एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि SIR तो बहुत सारे स्टेट्स में हुआ है, केरला में भी हुआ, तमिलनाडु में भी हो गया, राजस्थान में भी हो गया, बिहार में भी हो गया, लेकिन सब जगह बंगाल की बात क्यों हो रही है, और बंगाल का SIR को इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों किया जा रहा है कि बंगाल के अंदर कोई हार गया SIR की वजह से, लेकिन वो सेम जो है वो तमिलनाडु में और केरला में जीत गए हुए, SIR वहाँ भी हुआ। तो इसके पहले आइडिया इसका समझना ज़रूरी है कि बंगाल एक बॉर्डर एरिया है और बंगाल से बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाली वो और स्ट्रिक्ट है, जैसे कि सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मैपिंग BLOs के थ्रू हो गई थी। सारे जो BLOs थे उन्होंने मैपिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर चुके थे। तो उन लोग ने एक रेगुलेशन बोलो या नया एक गाइडलाइन बोलो, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का लेके आ गए, जिसके अंदर इफ द अथॉरिटीज फील लाइक मोहम्मद इज नॉट इक्वल टू मोहम्मद विद अ U and Mundal is not equal to Mundal with an A, then these were transferred to under adjudication list। मतलब जिनके नाम में अभी 2002, जाहिर सी बात है 2002 में सबके नाम की स्पेलिंग अलग है और अभी सबके नाम की स्पेलिंग अलग है, वो हर किसी का रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ एरिया, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है, हर किसी के नाम में माइनर करेक्शंस तो है ही। और बहुत से लोगों की डेट ऑफ बर्थ पहले अलग थी, अभी अलग है, जो अभी मैच नहीं हो रही। तो अथॉरिटीज ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लेके आए, क्या कि ये 2002 की जो पूरी लिस्ट थी और 2024-25 का जो मैप्ड डेटा था उन लोग के पास, उसको एक लोग ने एक आर्बिट्रेरी सॉफ्टवेयर में डाल के मैच करने की कोशिश की। और वो सॉफ्टवेयर जो था वो खुद इलेक्शन कमीशन वो सॉफ्टवेयर से वेल वर्स्ड नहीं थी, उन लोग को सॉफ्टवेयर पर भरोसा नहीं था बोल सकते। और ये सॉफ्टवेयर ने जो लिस्ट, जो नाम के आगे डिस्क्रिपेंसी दिखा दिया या जो एंट्रीज के सामने उसने डिस्क्रिपेंसी दिखा दिया, उसको उन लोग ने एडजुडिकेशन की लिस्ट में डाल दिए। तो ऐसा हुआ कि जिनके नाम की स्पेलिंग में माइनर एरर्स है, माइनर गलतियां हैं, तो उनको भी इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स लेके जाके अपना वोटर आईडी में नाम एनरोल कराना पड़ रहा था। अभी आते हैं सबसे जरूरी जो हमारा टॉपिक है ये कि ये पूरा SIR का प्रोसेस जो है उसको हम लोगों को कैसा करना है। मैंने आपको SIR का प्रोसेस समझाया एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, ओवरव्यू उसका बता दिया। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि एक सिटीजन को, एक नागरिक को, एक शहरी को करना क्या है। वो जो मैंने बताया वो मेन प्रिंसिपल सब बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा आपको करना है। अभी एक आम आदमी को, रेगुलर सिटीजन, स्टूडेंट, बी एड वॉट एवर, उसको कैसा करना है। जो नौजवान है वो ये चीज़ें और अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी से ज़्यादा वाकिफ है, उनको एप्स वगैरह यूज़ करना और बेहतर आता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। विजिबल है ना, प्री SIR फेज जो है प्री SIR फेज जो है उसके अंदर मैपिंग अभी यही चल रहा है। अभी प्री SIR फेज ही चल रहा है 30 तारीख 30 जून तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 जून तक प्री SIR फेज ही चलेगा, या उसके अंदर इन्यूमरेशन फॉर्म भी कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन प्री SIR फेज जो अभी है उसको हम लोग कैसा डील करना है। मैपिंग ऑन BLOs एप्लीकेशन जो ये प्रोसेस है जैसा मैंने पहले मेंशन किया था वो चालू है अभी। तो इसको हम लोग ने एक इजी 5 स्टेप प्रोसेस में इसको डिवाइड कर चुके हैं। मैपिंग के लिए एक इजी 5 स्टेप प्रोसेस। इसमें पहला है ECI नेट का ऐप जो प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में अवेलेबल रहेगा, उसको डाउनलोड कर देना। ECI नेट इलेक्शन कमीशन का एप्लीकेशन है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने स्पेशली SIR के बाद ही इसको लॉन्च किए हुए कि इसके अंदर बहुत
बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जैसे कि आपको BLO का नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाते हैं, आप नई वोटर आईडी के लिए एनरोलमेंट कर सकते हो, करेक्शंस कर सकते हो। तो बहुत एक यूज़र फ्रेंडली तरीके से इसको बनाया गया है। तो आपको ECI नेट को पहले डाउनलोड कर देना है, और उसके बाद सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो सीधा 2002 के नाम ढूंढने चले जाते हैं। उन लोगों को ये मालूम नहीं रहता है कि 24-25 में हमारा नाम है कि नहीं, आपके पास लेटेस्ट वोटर आईडी है कि नहीं। जब तक लेटेस्ट वोटर आईडी है ही नहीं, आप 2002 का नाम ढूंढ के आप क्या कर लोगे उससे? क्योंकि जो मैपिंग होती है वो 2004 और 5 का जो आपका वोटर आईडी है उसकी 2002 के साथ होती है। तो जरूरी ये है कि सबसे पहले, इसके लिए मैंने जो 5 स्टेप प्रोसेस रखा हूं उसके अंदर मैंने सेकंड स्टेप ये है कि आपको फाइंड योर लेटेस्ट वोटर आईडी और एपिक नंबर और एपिक कार्ड। आपको अपना लेटेस्ट वोटर आईडी है वो ढूंढना है। क्योंकि ये मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत लोग इलेक्शन के पहले जो पॉलिटिशियंस की तरफ से वोटर स्लिप मिलती है उसके बेसिस पे वोट कर देते हैं। उनके पास अभी तक कोई हाथ में कार्ड नहीं है वोटर आईडी का, उनको मालूम नहीं है उनकी वोटर आईडी कैसा दिखती है, वो खाली वोटर स्लिप के बेसिस पे वोट कर देते हैं। और आज भी बहुत लोग खाली आधार कार्ड के बेसिस पे वोट कर देते हैं या पैन कार्ड के बेसिस पे वोट करते हैं। उनका इलेक्टरल रोल में नाम होता है, उनके पास वोटर आईडी भी होती है, लेकिन उनके हाथ में नहीं रहती है वो। दे डू नॉट हैव फिजिकल पोजेशन ऑफ दैट कार्ड। गवर्नमेंट के डेटाबेस में उनके पास वोटर आईडी है, उनके हाथ में उनके पास वोटर आईडी नहीं है, उनके घर में उनके पास वोटर आईडी नहीं है, लेकिन वो वोट कर रहे हैं, आधार कार्ड दिखा के वोट कर रहे हैं। जो स्लिप मिलती है छोटी सी इलेक्शन के पहले, वो दिखा के वोट कर रहे हैं। तो बेहतर यह है कि सबसे पहले अपनी जो लेटेस्ट वोटर आईडी है उसको निकाल दे। वेबसाइट के ऊपर और ऐप में उसका ऑप्शन है। ऐप डाउनलोड करेंगे तो एक ऐसा डैशबोर्ड आता है जिसके अंदर सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट करके आता है। उसमें जाएंगे तो अगर आपके पास वोटर आईडी और एपिक कार्ड नहीं है तो आप सर्च बाय डिटेल्स कर सकते हो। अपना नाम डालो, अपना पूरा नाम डालो, आपके जिधर आप रहते हो, डिस्ट्रिक्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको डाल के आप सर्च कर सकते हो। वो सर्च आप करोगे तो आपको अपना वोटर आईडी नंबर निकल जाएगा। वोटर आईडी नंबर या एपिक नंबर, जिसका एग्जांपल ऐसे RSC 1 2 3 7 डिजिट्स रहते हैं और 3 अल्फाबेट्स होते हैं। XYZ 1 2 3 4 5 6 7, YVO 1 2 3 4 5 6 7, RSC फॉर एग्जांपल ये रहता है। ये जो नंबर है, ये अल्फान्यूमेरिक जो नंबर है, ये एक वैलिड वोटर आईडी है, उन्हीं के पास ये नंबर रहेगा। तो आप अगर वोट करते हो, 2024 में आपने वोट किए, 2019 में आपने वोट किए, तो डेफिनेटली आपके पास ये नंबर तो रहेगा और ये आपके पास वोटर कार्ड तो रहेगा। अभी कहाँ है, किधर है, वो आपको मालूम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की डेटाबेस में तो रहेगा। सबसे पहला काम आपको ये करने का है, गवर्नमेंट की डेटाबेस से आपको ये वोटर आईडी आपको एक्सट्रैक्ट करना है, आपको ये वोटर आईडी निकालना है। तो सर्च बाय डिटेल्स है, अपना नाम डाल सकते हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और अपना वोटर आईडी निकालेंगे। पहले वोटर आईडी का आपको ये एपिक नंबर मिल जाएगा, इसको आपको संभाल के रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो, या वेबसाइट में डाउनलोड ई वोटर आईडी का ऑप्शन है, डाउनलोड वोटर आईडी करके रखो अपने पास। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप है फाइंड योर पेरेंट्स नेम इन 2002 SIR। महाराष्ट्र के केस में 2002, ठीक है। महाराष्ट्र में 2002, कोई दूसरे स्टेट में 2003, 2004, वो वेरी करता है, लेकिन आपको लास्ट SIR का नाम निकालना है। 2004 का भी, 3 का भी, जो भी स्टेट का है। महाराष्ट्र में 2002। अगर एज 40 से कम है, अगर आपकी उम्र 40 से कम है तो खुद का नाम आपको ढूंढना पड़ेगा 2002 में। और अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है तो आप अगर आपकी एज 40 से कम है तो आपके पेरेंट्स के थ्रू आपका हो जाएगा, आपको अपने पेरेंट्स का ढूंढना पड़ेगा। अगर आपकी एज 40 से ज्यादा है तो आपको अपना खुद का ही ढूंढना पड़ेगा। आपको 2002 में मैपिंग के लिए आपका खुद का ही वोटर लिस्ट में नाम जरूरी है, अगर आपकी एज 40 से ज्यादा है। और अगर 40 से कम है तो आपके पेरेंट्स का ढूंढ के भी आप करा सकते हो आपकी मैपिंग। तो सर्च योर नेम इन लास्ट SIR करके इसका जो ऐप है इसके अंदर ऑप्शन रहता है। अब इसको ढूंढने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि गो फॉर बाय इलेक्टोरल डिटेल्स। विच पेज इज दिस? स्टेप 3। ओके, गो फॉर बाय इलेक्टोरल डिटेल्स। आपको ये
ऑप्शन से ढूंढना है अगर आपको आपके सारे डिटेल्स मालूम है। मतलब डिटेल्स में क्या मालूम है? अगर आपको अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मालूम है और आपको अपना नाम बराबर से जो है वो मालूम है और एज मालूम है अप्रॉक्सीमेट, तो आप बाय इलेक्टोरल डिटेल्स आप ढूंढ सकते हो। आप इलेक्टोरल डिटेल्स में जाएंगे और ये पूरे फॉर्म को फिल करेंगे। अब ये पूरा जो फॉर्म है वो फिल करना जरूरी नहीं है, इसके अंदर से खाली स्टेट डाल दिए, असेंबली डाल दिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दिए और अपना फुल नेम डाले। रिलेटिव टाइप मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रिलेटिव टाइप और नेम मत डालो, आप उसको एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि रिलेटिव नेम बहुत से लोगों का है, बहुत से लोग का 2002 की लिस्ट में अलग है, बहुत सारे लोग का सरनेम में ही फादर्स नेम डाला हुआ है और बहुत सारे लोग का फादर्स नेम में हस्बैंड्स नेम है, ये है वो। तो इसके लिए रिलेटिव टाइप और नेम को आप फिल मत करो, इसको एज इट इज छोड़ दो। सबसे इजी तरीका यह है कि आप अपना नाम डालो और अप्रोक्सीमेट एज डालो और उसके बाद उसको सर्च करो। आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ये तो मालूम रहना चाहिए। अगर आपके पास पुरानी वोटर आईडी है तो उसके पीछे लिखा रहता है आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी। आपने अपना स्टेट डाल दिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दिए, कॉन्स्टिट्यूंसी डाल दिए, नेम एंड अप्रोक्सीमेट एज डालो और उसके बाद आगे बढ़ो। अभी जो मेन चीज है इसमें सब लोग जो फंसते हैं, नाम डालते हैं और लेकिन नाम मिलता नहीं है। नाम डालते हैं, इतने सारे नाम आते हैं, ढूंढना उसमें मुश्किल होता है। अगर बहुत सारे नाम आ रहे हैं तो एज डालो, तो वो और फिल्टर आउट हो जाएगा। अगर नाम आपने डाल दिए एंड यू आर सर्टेन, यू आर श्योर और आपको कंफर्म मालूम है कि आपका नाम 2002 में है लेकिन आपको मिल रहा नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये लिस्ट जो है वो मराठी में है और वो लिस्ट को गवर्नमेंट ने कोई एक नॉर्मल से सॉफ्टवेयर से ट्रांसलेट करके ये ऐप पे डाली है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, वो नाम के वेरिएशंस ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का नाम है इकबाल, तो IQBAL आप इकबाल डालेंगे, आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आप डालो EKABAL, इकबाल के आप जितने वेरिएशंस हो सकते हैं आप वो डालो, क्योंकि मराठी में ल और ड़ वो दो चीजें। अगर किसी का नाम खलील है, हो सकता है वो मराठी के लिस्ट में खलील करके लिखा हो, खड़ील करके लिखा हो, तो ये हम लोग को मालूम नहीं, क्योंकि अपन ने अभी तक 2002 की लिस्ट निकाले नहीं है, जो नाम क्या है वो ढूंढे नहीं है। तो नाम कैसे ढूंढना है? नाम के सारे वेरिएशंस ट्राई करना है। मोहम्मद है तो मोहम्मद के सारे वेरिएशंस टाइप करो, मोहद MOHD वो ट्राई करो, MOH जितने भी उसके वेरिएशन है स्पेलिंग के वो सब ट्राई करो। बहुत बार मोहम्मद की जगह मोहम्मद करके आता है मराठी में, तो मोहम्मद भी ट्राई करो। तो नाम के जितने वेरिएशन इंग्लिश में बनते हैं वो आपको ट्राई करना है, या तो फिर उसका जो मराठी में ट्रांसलेट करके वही आप सर्च बार में दूसरी लैंग्वेज में भी डाल सकते हैं, तो वैसा भी डाल के ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वो भी बहुत बार मैच नहीं होता है, लेकिन आपको सारे वेरिएशन ट्राई करना है। और उसके बाद फिर भी अगर आपको नहीं मिला है, अगर आपको मिल गया है तो आप उसको स्क्रीनशॉट कर दो। जैसा कि मैंने यहाँ पे मार्क किया, खुर्शीद अहमद का मिला है, अपने को स्क्रीनशॉट कर दिए, इसको स्क्रीनशॉट करके रखो संभाल के। अगर नहीं मिलता है तो ढूंढते रहो, और अगर नेम रिट्रीव नहीं होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है मराठी टू इंग्लिश में, जो नाम में फ होता है, फरहान का हो गया, तो वो सब के अंदर थोड़ा उसमें इशू आता है, तो नहीं मिलता है तो अपने पास दूसरा तरीका है सर्च करने का। गो फॉर एड्रेस बेस्ड सर्च। आप अपने एड्रेस के थ्रू भी सर्च कर सकते हो, लेकिन आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि आप कौन से गली में या कौन से एरिया में रह रहे थे। अगर ये भी नहीं मालूम है, ये भी आपको याद नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल है, कुछ हो नहीं सकता आपको। अगर आपको अपना नाम ये तरीके से इससे ढूंढने का है, तो उसमें आप जैसा मैंने दिखाया, आप अपना स्टेट एंटर करो, डिस्ट्रिक्ट डालो, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी डाल दो, पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम। अभी आप कहाँ रहते थे उसके पास कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स रहेगी, या वो आसपास में कुछ वो रोड का कुछ नाम रहेगा, और बहुत सारे पोलिंग स्टेशन होते हैं। तो ये सारी पोलिंग स्टेशन लिस्ट करी है गवर्नमेंट, किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपके एरिया के 10 पोलिंग स्टेशन होंगे, वो 10 के 10 पोलिंग स्टेशन आप खोल दो। आप समझो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे उमरखाड़ी के अंदर PWMLO रोड का मैंने पोलिंग स्टेशन जो नंबर 9 है उसको मैंने सिलेक्ट किया हूँ। अगर आप वो खोलेंगे तो उसके अंदर आपको
उसके अंदर आपको लिस्ट बाय लिस्ट हर बिल्डिंग का या चौल का नाम, अगर चौल है तो चौल, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, उसका नाम लिखा हुआ है। तो आपको पोलिंग स्टेशन वाली फाइल खोलना है और पोलिंग स्टेशन के अंदर जो भी एड्रेसेस आते हैं वो सब उसके अंदर लिस्ट किए हुए। बिल्डिंग और चौल नेम विल बी क्लियरली लिस्टेड इन द टाइटल्स ऑफ द वोटर लिस्ट रिट्रीव्ड फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। आपने ये फाइल खोले, इसके अंदर बिल्डिंग बाय बिल्डिंग नाम रहेगा। अभी वो आगे पीछे भी रह सकता है लेकिन बिल्डिंग बाय बिल्डिंग नाम रहेगा। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इलाके के जानने वालों का आपको नाम मिल जाए तो आपको एक क्लू मिल जाता है कि नहीं भाई ये मेरे घर के पास रहता था, ये इधर रहता था, तो मैं यही लिस्ट में सर्च करूंगा। तो आपको लिस्ट खोल दिया, आपने अपना जो बिल्डिंग है या आसपास का जो रोड है उसमें आपने सर्च करने लगे। आपको कोई पड़ोसी का नाम मिल सकता है, आपको कोई रिश्तेदार का नाम मिल सकता है, आपको कोई जानने वाले का नाम आपको मिल सकता है। आपको नाम मिला तो आपको मालूम है, नाउ यू नो वेयर यू हैव टू सर्च, आपको किधर सर्च करना है वो आपको मालूम है। तो वही एक लिस्ट के अंदर कुछ 900 से 1000, जैसा मैंने बोला था 900 से 1000 नाम रहते हैं, 700-800, तो आपको उसी के अंदर सर्च करना है, आपको इंशाल्लाह उसके अंदर मिल जाएगा। अगर इसमें भी नहीं मिला है तो आप अपने इमीडिएट नेबर का नाम ढूंढो। अगर उसका भी नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पूरी बिल्डिंग का या पूरी चौल का नाम नहीं है। तो ये तो बहुत रेयर केस है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस है कि जिसके अंदर पूरी बिल्डिंग का नाम नहीं होगा, लेकिन बिल्डिंग का नाम तो रहता ही है। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं कि आपको यहाँ आपका नाम मिल गया। फाइंड नेम थ्रू दिस मेथड एंड टेक स्क्रीनशॉट ऑफ होल पेज। इसमें अगर आपको अपना नाम मिल जाता है तो आपको फाइल के वो पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि उसके जो टॉप राइट कॉर्नर है उसके अंदर यादी नंबर लिखी रहती है। तो बीएलओ को वो यादी नंबर देखना जरूरी है। टॉप राइट कॉर्नर दिखना चाहिए, टॉप लेफ्ट कॉर्नर दिखना चाहिए, और सीरियल नंबर जो लेफ्ट में है मार्जिन से जस्ट लगा हुआ है वो सीरियल नंबर भी दिखना चाहिए। तो आपको पूरे पेज का स्क्रीनशॉट निकालना रहेगा। और फिर उसके बाद स्टेप 4, अभी आपको अपना नाम 2000, अज्यूम करते कि आपको अपना नाम 2002 में, 3 में, 4 में मिल गया है किधर ना किधर, या तो महाराष्ट्र में, या तो कर्नाटका में, यूपी में, बिहार में, कहीं ना कहीं तो मिल चुका है। या आपको अपना नहीं तो आपके पेरेंट्स का मिल चुका है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का मिल चुका है। ये हो गया तो अपन स्टेप 4 पे आएंगे, फाइंड डिटेल्स ऑफ योर बूथ लेवल ऑफिसर। स्टेप 4 में क्या है, बूथ लेवल ऑफिसर जो है जिसको जिम्मेदारी दी गई है आपकी मैपिंग की, उसकी आपको डिटेल्स निकालने। कैसा निकालेंगे भाई, ऐप के ऊपर कनेक्ट विद इलेक्शन ऑफिशियल्स का ऑप्शन है, इधर है एंटर योर एपिक आईडी। आप कनेक्ट विद इलेक्शन ऑफिशियल्स दबाएंगे तो जैसा मैंने स्टेप 1 में बोला था, आपको स्टेप 2 में मैंने बोला था कि जो एपिक नंबर है वो निकाल के रखो, वो काम की चीज है, वो जरूरी है। तो एपिक नंबर आपको निकालना है, कनेक्ट विद इलेक्शन ऑफिशियल्स में जाके अपना एपिक नंबर वहाँ एंटर करना है। एपिक नंबर एंटर किए तो नो योर बीएलओ करके ऑप्शन आएगा। नो योर बीएलओ के बाजू में आपके बीएलओ का नाम, नंबर आ जाएगा। तो मतलब आपका जो प्री एसआईआर का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपको अपना 2002 में नाम मिल गया, आपको अपने बीएलओ का नंबर मिल गया। अभी आपको बहुत ही आराम से, सुकून के साथ एकदम बीएलओ को कांटेक्ट करना है और अपनी मैपिंग उनके पास से करवाना है। अभी ऐसा नहीं है कि अभी आपको अपना नाम मिल गया तो आपको और बीएलओ का नंबर भी मिल गया, क्योंकि बीएलओ का नंबर पब्लिक है, आप उसको धड़ाधड़ कॉल कर रहे हो कि भाई मेरा कर दे, मेरा कर रहा क्यों नहीं है। देखो उन लोगों को 1000 जन की जिम्मेदारी दी गई है, उनके लिए आप खास नहीं हो या कोई कम है ऐसा तो उनके लिए है नहीं। दे विल हैव टू ट्रीट एवरीवन एज अ सिंगल वोटर, एज एन इलेक्टर। तो आपको बीएलओ का नंबर मिल गया, बीएलओ का नाम मिल गया। अभी ऐसा हो सकता है कि ये जो बीएलओ है वो आपकी जो करीबी म्यूनसिपैलिटी स्कूल है उसमें बैठता हो, या कोई आंगनवाड़ी अगर है तो वहाँ बैठता हो, या कोई ग्राम पंचायत की ऑफिस है तो वहाँ बैठता हो, या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कोई वार्ड है या ऑफिस है तो वहाँ बैठता रहेगा। जो भी सरकारी ऑफिस है उसके अंदर ये बीएलओ बैठते या बैठ सकते हैं। ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो भी सकता है कि वहाँ पे नहीं बैठता होगा। तो आपको उसको ढूंढते नहीं फिरते रहना है किधर है भाई मेरा बीएलओ किधर है, या उसको आपको कॉल पे कॉल लगाते जाना है कि भाई किधर है मेरा मैपिंग करा दे, ये करा दे, वो करा दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये नेक्स्ट स्लाइड में मैंने उसका पूरा प्रोसेस स्क्रीनशॉट के साथ मैंने डाला हूँ कि कैसा आपको जब अपना बूथ लेवल ऑफिसर मिल जाता है, बूथ लेवल ऑफिसर जो आपको असाइन हुआ है उसका आपको नाम, नंबर मिल जाता है, तो उसके बाद आपको क्या करना है।
आपको उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, एक सिंपल सा हाय या कोई भी ग्रीटिंग डाल दो, एकदम बाइज्जत तरीके से आराम से। 24 घंटे में फॉलो अप लो, कोई स्पैम मत करो, कि उनके ऊपर 1000 जन की जिम्मेदारी है और उनको वो काम उनको एक डेडलाइन दिया गया है और उनको वो काम एक बहुत शॉर्ट पीरियड में करना है। वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं, वो लोग कोई गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट नहीं की गए कि आप जाओ इन सबके नाम एक एक करके काट दो। वेस्ट बंगाल में भी ऐसा नहीं हुआ था। मैपिंग के प्रोसेस में ऑलमोस्ट हर किसी की मैपिंग का प्रोसेस हो गया था, मैपिंग सबकी हो गई थी। क्योंकि बीएलओस जो होते हैं वो आपके लोकल प्राइमरी टीचर्स है या आपके सेकेंडरी टीचर्स को ही बीएलओ बनाया जाता है, तो वो आप में से ही लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी दी गई। तो क्या करना है, आपको बूथ लेवल ऑफिसर असाइन हो चुका है। नाउ कनेक्ट विथ योर असाइंड बूथ लेवल ऑफिसर, जो स्टेप 5 है अगर विजिबल है तो। इनको व्हाट्सएप पे आप एक ग्रीटिंग डालेंगे, आपने जो 2002 में नाम का जो ढूंढे उसका स्क्रीनशॉट डालो। अगर आपने बाई लिस्ट निकाले हो तो वो लिस्ट की पूरी पेज निकालो। अगर आपने जैसा मैंने स्टेप स्टार्टिंग में बताया था वहां से निकाले हो तो वो डालो। और अपनी लेटेस्ट वोटर आईडी या लेटेस्ट एपिक नंबर या लेटेस्ट वोटर कार्ड का फोटो भेजो। तो इसमें थोड़े गाइडलाइंस है कि भाई डो नॉट स्पैम ओनली मैसेज। शुरू में आप ट्राई करो कि मैसेज पे अपना काम हो जावे, उसको मैसेज करो, वो रिप्लाई करेंगे। 24 घंटे का तो टाइम दो, बी पेशेंट, आपके पास टाइम है, वी हैव एम्पल टाइम, वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम। मैसेज आप करेंगे, वो आपको रिप्लाई करेंगे। अगर वो उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो आप उनको कॉल करो। और ऐसा भी मत करो कि मैंने आपको भेज दिया, अभी तक मेरी मैपिंग क्यों नहीं हुई, क्या है। बहुत पोलाइट तरीके से, क्यों अपने को अपना काम उनके पास से बनवाना है, अपना काम कराने का है उनके पास, और उन लोग के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। दे आर ऑल्सो ओवरबर्डन्ड। सो व्हाट डू वी हैव टू, आवर कंडक्ट शुड बी वेरी पोलाइट। वी शुड टेल देम कि भाई मैंने आपको व्हाट्सएप पे XYZ भेज चुका हूँ, आप हमारी मैपिंग करा दो। तो कुछ बीएलओस रह के जो बहुत ओवर एंथुसियास्टिक रहते हैं, वो बोलते ठीक है भाई अभी करा दूंगा, अभी आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। कुछ रहते हैं जो क्योंकि दे आर ऑल्सो बिजी, तो वो लोग थोड़े टाइम के बाद करेंगे। वो लोग हो सकता है और यहाँ पे उनका कोई वर्क आवर्स नहीं है, ऐसा नहीं कि लोग 9 to 5 करके चले जा रहे हैं, उनको इसकी जिम्मेदारी है। तो लोग हो सकता है आपको रात में कभी 10 बजे कॉल करके बोले कि भाई क्या है आपका, कौन सा है, क्या मैं करा देता हूँ, ऐसा है। तो दे आर नॉट टाइम बाउंड, लेकिन उनको एक डेट दी गई है कि आपको अब तक ये टाइम तक आपको मैपिंग करा के ले लेना है। अभी जो प्री एसआईआर का जो फेज है, उसके अंदर मैपिंग बीएलओ के पास होती है, हमारे पास नहीं होती है। बीएलओ मैपिंग करता है, उसके ऐप में वो मैपिंग करके एक्नॉलेजमेंट भी उसी के पास रहता है। अभी उसके ऊपर जरूरी नहीं है कि वो हमें एक्नॉलेजमेंट भेजे। अभी क्योंकि लोग दूसरों का देखते हैं कि दूसरों के पास स्क्रीनशॉट आ गया है, तो लोग बीएलओ को कॉल करके बोलते हैं कि भाई मेरे पास तुमने स्क्रीनशॉट क्यों नहीं भेजे। वो उसका पोर्टल है, जो बीएलओ के पास एप्लीकेशन है वो गवर्नमेंट ने उसको दी है, उसको आवाम के लिए नहीं दिए कि भाई तुम पूरे आवाम को दिखाते फिरो कि ये। वो खाली एक इन गुड फेथ ऑफ फॉर द सिटीजन्स, ताकि लोग में खौफ बढ़े नहीं, लोग हड़बड़ाए नहीं कि भाई क्या कर रहे हैं, हमारी मैपिंग नहीं हुई। इसके लिए वो लोग स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू सेंड यू द स्क्रीनशॉट। आपको रिक्वेस्ट उनसे करना है कि भाई आप मेरे को स्क्रीनशॉट दे दो एक्नॉलेजमेंट के लिए, ताकि मेरे को भी एक दिलासा हो जाए कि भाई मेरी मैपिंग हो चुकी है। तो आपको कैसा करना है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हूँ, मैंने खाली बीएलओ को हाई डाला हूँ और 2002 का जो स्क्रीनशॉट निकाले थे वो डाला हूँ, और जो लेटेस्ट वोटर आईडी वो डाला हूँ। मैंने 26 अप्रैल को डाला, उन्होंने 27 अप्रैल को मैंने एक बार फॉलो अप लिया। 24 आवर्स में फॉलो अप लेना चाहिए। मैंने फॉलो अप लिया तो उन्होंने फिर करके दे दिया, मैंने उनको थैंक यू बोल दिया। बस हमारा बीएलओ से इतना इंटरेक्शन होना चाहिए, ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं है। बीएलओ को ढूंढते घूमो भागो, कोई जरूरत नहीं है। ये सिंपल प्रोसेस है, आप ऐसा कर लो। अगर आपको इसमें कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो आप बीएलओ को कॉल करो, पूछो कि भाई आप वेयर डू यू सिट, आप किधर बैठते हो, मैं आपको मिलने आ सकता हूँ, बस। तो वही है, आपको फिर उसके बाद रिक्वेस्ट करना है कि भाई मेरे को आप स्क्रीनशॉट दे दो एज एन एक्नॉलेजमेंट। और अगर वो हो गया तो आपका जो फर्स्ट फेज जो अभी चालू है उसका काम पूरा हो जाता है। इसके लिए जो प्रेजेंटेशन, क्योंकि अभी फर्स्ट फेज ही चल रहा है, तो मैंने प्रेजेंटेशन को भी फर्स्ट फेज तक ही मुख्तसर कर चुका हूँ। दिस इज द लास्ट पेज। तो इसके बाद जो प्रोसेस होएगा वो एन्यूमरेशन फॉर्म का होएगा। और जो लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है एसआईआर में, वो ये फेज में होती ही नहीं है।
अगर हम लोग ये फेज में इतना हड़बड़ा जाएंगे, इतना पैनिक करेंगे और जगह जगह कॉल करके पूछेंगे कि भाई मेरे को लगता है मेरा नहीं होगा, ये नहीं होगा, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो आगे जो आने वाला है उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे? क्योंकि जो असली जो प्रोसेस है वो बाद में चालू होता है. दिस इज प्री SIR. SIR का जो फेज है जिसके अंदर एन्यूमरेशन फॉर्म होगा, दैट इज वो खाली नॉर्मल क्लरिकल वर्क है. खाली पेपर आया, आपने साइन किए, दे दिए, BLO साइन करेगा और ERO के पास जमा करा देगा. 2 फॉर्म आपको साइन करना पड़ता है. तो SIR का जो फेज है दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी प्रॉब्लमेटिक. लेकिन उसके बाद जिनकी मैपिंग नहीं हुई है उनको जो लड़ाई लड़ना है वो इलेक्टोरल रोल्स जब निकलेंगे, ड्राफ्ट रोल्स जब उनका चालू होता है कि उनको अभी क्या मशीनरी यूज करना है, अभी उनका नाम लिस्ट में नहीं आया है, उनको अभी क्या करना है, कौन से चैनल्स के थ्रू अप्रोच करना है ऑफिशियल्स को. क्योंकि ऑफिशियल्स को भी अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं. उनको कैसा आपको कन्विंस करना है कि भाई मैं 2002 में यहाँ नहीं था, या मैं सऊदी में था, या मैं दुबई में था, या मैं हज पे गया था, उम्रे पे गया था. आपको उनको कैसा कन्विंस करेंगे? आपको अपने लिस्ट ऑफ इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स, नॉट एग्जॉस्टिव, ये गवर्नमेंट ने डाली है, लिस्ट ऑफ इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स जो है आपको तैयार करना है. और उसके बाद आपको कन्विंस करना है आपके ERO को, जब आपको नोटिस आएगी कि भाई ड्यू टू XYZ रीजन आई वॉजंट प्रेजेंट एट दिस XYZ प्लेस एंड प्लीज एनरोल मी इन द ड्राफ्ट रोल्स. अगर वो सेटिस्फाइड है, उनको समझ में आता है कि आप माइग्रेंट वर्कर थे या उसके बाद आप किधर थे, क्या थे, तो वो आपको एनरोल करा देंगे. इसके लिए ये प्रोसेस बहुत आर्बिट्रेरी होता है कि ऑफिशियल के हाथ में है, या तो फिर आपको ट्रिब्यूनल में ढकेल दिया जाएगा. और ट्रिब्यूनल जो है उसका प्रोसेस बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा. 27 लाख लोगों में से अभी तक 2 हियरिंग हुई है. 27 लाख लोगों की बंगाल में अभी तक 2 हियरिंग हुई है इन द ट्रिब्यूनल. तो ये ट्रिब्यूनल जो है ये सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिटायर्ड जजेस वगैरह को जमा करके बनाई गई है. ट्रिब्यूनल में आपको जाके बताना पड़ेगा कि देखो मैं 2002 में XYZ रीजन था, या 2002 में इधर एम एन ऑर्फन, ये वो जो आपके सब अपने रीजंस वो ऑफिशियल के सामने आपको पेश करना है. लेकिन उसके पहले जब आप अनमैप्ड इलेक्टर डिक्लेयर किए जाओगे, ड्राफ्ट रोल में अगर आपका नाम नहीं आया, तो जो नोटिस आएगी तो आपको वही अपने BLO या फिर ERO के पास जाके इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट जो है, जिसके अंदर पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, स्ट्रॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स, अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट. 7/12 जो होता है और पुराना वो भी, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट. तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखना है और आपको ERO के पास हाजिरी होगी, आपकी हियरिंग होगी और वो पूछेंगे कि आप किधर थे, क्या थे, वो सब आपको उनको सेटिस्फाई फॉर द प्रोसेस ऑफ SIR आपको करा के अपने आप को एनरोल कराना है. तो मैंने जो पूरा जो प्री SIR जो मैपिंग का जो प्रोसेस है उसको स्लाइड बाय स्लाइड विद स्क्रीनशॉट्स एंड विद एडेड कमेंट्स कि ऐसा करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अभी सिर्फ प्री SIR ही चालू है, मैपिंग फेज ही चालू है, तो इसके लिए इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पेश करेंगे बाद में. और ये जो इसमें अगर आपका 2002 में 4 में आपको नाम नहीं मिला तो अभी आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो बाद में जो प्रोसेस होगा वो 1 महीने के बाद होगा. तो 1 महीने में आप पैनिक करने की जगह पे आप ये सब डॉक्यूमेंट्स तैयार कर देंगे तो और बेहतर है. पैनिक करने की जगह पे या अलग अलग BLOs के पास भागने से, या कोई बोलता है कि मेरी तहसीलदार में पहचान है, मेरी इसके पास पहचान है, उसके पास पहचान है, मैं ये हूँ, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है. कलकत्ता में रिटायर्ड हाईकोर्ट जज का नाम नहीं आया, 2 टाइम MLA का नाम नहीं आया, 17 साल आर्मी में सर्व किए हुए रिटायर्ड जनरल का नाम नहीं आया. तो अगर आप 1 महीना खाली इधर उधर भागने से अच्छा ये सब डॉक्यूमेंट जो है आप अपने रेडी करो. अगर बर्थ सर्टिफिकेट की आपके पास रिसीट या कुछ है तो आपके जहाँ भी आप पैदा हुए वहाँ से आप बर्थ सर्टिफिकेट निकलवा दो. अगर नहीं है तो उसको छोड़ दो, पासपोर्ट की तरफ जाओ. और जो बाकी गवर्नमेंट ने ये सब 12 डॉक्यूमेंट्स दिए है उसको आप रेडी करो. मैपिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया, स्लाइड बाय स्लाइड बता चुका हूँ कि ऐसा मैपिंग करना है. BLO के साथ आपका क्या कंडक्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका नाम अगर कट जाता है या अगर आपका नाम, अगर आपकी मैपिंग भी हो जाती है, उसके बाद भी आपके साथ जो रहने वाला है, जो आपका इमीडिएट सुपीरियर है, जिसके पास आप कोई भी चीज लेके जाओगे वो BLO है. तो अगर आपने BLO के साथ अपना कुछ खराब कर दिए आड़ी टेढ़ी बात करके, तो फिर वो अगर वहीं से आपका अटक जाता है तो ऊपर का तो छोड़ ही दो, ERO के पास आप कहाँ लड़ते जाओगे, BLO ही तुम्हारी वाट लगा दे, ऊपर क्या करोगे आप. उसके बाद अपील SDM में होती है, तो सवाल ही नहीं बनता.
तो इसके लिए बीएलओ से आपका कंडक्ट अच्छा रहना चाहिए। आप बीएलओ से थोड़ा अच्छे से बात करो, उससे पहचान बनाओ, उसको बोलो कि भाई मेरा हो गया है, मैं अपने पड़ोसी का भी करवा रहा हूँ। एक कोलैबोरेटिव एफर्ट दो, एक साथ में काम करने का एक माहौल बनाओ अपने एरिया के बीएलओस के साथ, कि भाई हम लोग साथ में काम करते हैं, मैं अपने 5 दोस्तों का आपके साथ एक साथ में करा दूंगा, आपका भी काम कम होगा। क्योंकि अगर बाद में कुछ इशू आता है, कुछ नोटिस आती है, तो ये रेफरेंस के थ्रू काम ईजी होएगा। अगर आप अभी खराब कर देंगे काम, तो आगे तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसा ही महाराष्ट्र का नोटिफिकेशन अभी नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है, सिचुएशन विल डिफर स्टेट टू स्टेट, देयर इज नो थंब रूल, ये मैंने पहले उसमें लिखा हूँ। क्योंकि वही एसआईआर है जो केरला में हुआ, वही एसआईआर है तमिलनाडु में हुआ, वही एसआईआर राजस्थान में हुआ है, बिहार में हुआ है, लेकिन बंगाल में जो एसआईआर है वो एकदम अलग हुआ। तो ये प्रोसेस बहुत आर्बिट्रेरी है, और क्योंकि महाराष्ट्र में अभी कोई इलेक्शन नहीं चल रहे, तो यहाँ पे बहुत आराम से आएगा। इसमें किसी को ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और एक साथ में कोलैबोरेटिव एफर्ट जैसा समझ के बीएलओ के साथ काम करेंगे तो अच्छे से होगा। तो प्री एसआईआर का मैंने आपको पूरा समझा दिया। एन्यूमरेशन फॉर्म का बस एक इजी साइनिंग का काम है बस, तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो ड्राफ्ट रूल निकलती है, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग और ऐसे सेशंस रखेंगे, और ड्राफ्ट रूल्स में जिसका नाम नहीं आता है, जिनका नाम वहाँ से बाहर हो जाता है, तो वो हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि भाई आपको अपील कैसा फाइल करना है, किधर फाइल करना है, अपील का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आपको अपने कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रूफ लेके जाना है, आपको अगर आपके पास पुरानी वोटर आईडी है उसका क्या करना है। तो क्योंकि इतनी ही जानकारी देना ज़रूरी मैं समझता हूँ, कि क्योंकि अभी प्री एसआईआर फेज ही चल रहा है, तो हम लोग यहीं पे ये पूरे सेशन को कंक्लूड करते हैं। और बस इतना ही है कि इसमें इतना डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसकी मैं मिसाल ऐसे दे सकता हूँ कि आप कोई एक बहुत बारीक दीवार पे चल रहे हो, अगर आप डरोगे घबराओगे तो आप साबित कदमी के साथ शायद नहीं चल पाओगे, आप गिर जाओगे। लेकिन अगर आप एज अपोज टू दैट, अगर आप चौकन्ने रह के, अगर आप वो दीवार पे चलने के खतरे को जानते हुए आप चलेंगे, अक्लमंदी के साथ, जितने आपके चैनल्स यूज करके, अपने दिमाग को खोल के, तो आप उसको साबित कदमी से अच्छे से उसको पार कर पाएंगे। तो ये एक शॉर्ट समरी है, और इसी के साथ हम लोग ये सेशन को कंक्लूड करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। एक ज़रूरी चीज़ है जो हम लोग शायद मिस आउट कर दिए, भाई ने अच्छा वो याद दिलाया, कि वोटर जो एसआईआर का जो सेकंड फेज है एन्यूमरेशन फॉर्म का, तो ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म है, ये प्रोसेस और जो अपना सेंसस का प्रोसेस है, ये दोनों बहुत ही अलग है। इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जो सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म है, तो इसके अंदर जो हमारा सेकंड फेज है एसआईआर एन्यूमरेशन फॉर्म, भाई थोड़ा गौर कीजिए। हाँ, ये एन्यूमरेशन फॉर्म का जो फेज है ना, वो सेंसस से अलग है, और कोइंसिडेंटली ये दोनों साथ में आ रहे हैं, तो लोग और कंफ्यूज्ड है। नाम सेम एन्यूमरेशन से कंफ्यूजन। हाँ, और उसका नाम है सेल्फ एन्यूमरेशन। सेल्फ एन्यूमरेशन सेंसस का, ये है एसआईआर का एन्यूमरेशन फॉर्म। तो ये दोनों अलग चीज़ है। सेंसस जो है उसका जो सेल्फ एन्यूमरेशन वो अलग है, उसके अंदर आपके घर के डिटेल्स आपको डालना है, और वो खाली लोगों को गिनने की प्रोसेस है कि कितने लोग हैं इंडिया में। उसका सिटीजनशिप से या उससे कोई लेना देना तो नहीं है। कितने लोग रह रहे, बस अथॉरिटीज आके गिन के पूरा एक फिगर तैयार करेंगे कि भाई इंडिया में अभी 140 करोड़ लोग हैं, 135 करोड़ लोग हैं, लाइक दैट। एसआईआर एन्यूमरेशन फॉर्म ईएफ जो फेज है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ प्रोसेस में, समरी में, ये पूरा ही डिफरेंट है। इसका सेंसस से कोई लेना देना नहीं है, और ये जो प्रोसेस है वो अभी तक चालू महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। ये प्री एसआईआर फेज के बाद ऑनलाइन गवर्नमेंट के वोटर आईडी की वेबसाइट से, क्योंकि ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म का प्रोसेस है वो वोटर से लेना देना है, उसका सेंसस से नहीं है, वोटर आईडी से लेना देना है। तो वोटर जो ECI नेट वगैरह की जो वेबसाइट्स है, और voters.eci.net जो एक दूसरी वेबसाइट है, voters.eci.government.in शायद, तो उसके अंदर ये एसआईआर का एन्यूमरेशन फॉर्म आएगा।
एसआईआर का एन्यूमरेशन फॉर्म को हम लोग रिपोर्ट करेंगे बीएलओ को, जो हमारा आज का अभी जो बीएलओ अपॉइंट हुआ है, हम लोग असाइन हुए। सेंसस में ऐसा नहीं है, दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएंगे और हमारे वो पूरी अलग चीज है, तो इसमें बिल्कुल भी अपने को कंफ्यूज नहीं होने। सेंसस इज अ टोटल डिफरेंट थिंग एंड एसआईआर इज अ टोटली डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, सेंसस जनगणना है, उसको बोलते हैं लोगों को गिनने का प्रोसेस है, और एसआईआर है इंटेंसिव रिविजन ऑफ द इलेक्टोरल लिस्ट और इलेक्टोरल रोल।